नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, इसमें हम मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स हैं इस लेसन के उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप साथ साथ में इनके नोट्स ज़रूर बनाएं। केवल मोबाइल पे पढ़ने से और सुनने से ये चीज़ें याद नहीं होने वाली है, इसीलिए अपनी नोटबुक में इस वीडियो को बीच बीच में आप स्टॉप करें और लिखें ज़रूर। लिखी हुई चीज़ लंबे समय तक याद रहती है, इसलिए ज़रूर लिखें। अब हम शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण विज्ञान विषय कक्षा 10 के प्रथम लेसन की। तो प्रथम लेसन का पहला पॉइंट जो है वो है हमारे चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ जो होते हैं उनमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये चीज़ हमने कक्षा 9 में भी पढ़ी है। जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है इसको हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था और ये फिर से कक्षा 10 में भी है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर होता है और उदाहरण, 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों क्वेश्चन है वो आपके सामने एक इंडेक्स दी हुई है, इसके माध्यम से कवर होते हैं। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर इस इंडेक्स को, इस सारणी को बनाएं और साथ साथ में याद भी करें। देखो, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल उनके भौतिक गुण हैं उनमें परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन में उसके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है व रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय या स्थायी होते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या है? उत्क्रमणीय है वो दोनों दिशाओं के अंदर चलते हैं और अनुत्क्रमणीय है वो एक दिशा में चलते हैं। यानी एक दिशा का मतलब और दो दिशा का मतलब क्या होता है? यानी क्रियाकारक है, रिएक्टेंट हैं, वो प्रोडक्ट में बदलते हैं, प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में बदलते हैं, 2 डायरेक्शन। और रासायनिक परिवर्तन है वो केवल एक बार प्रोडक्ट में बदलने के बाद वापस चेंजेबल नहीं होते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है बर्फ़ का पिघलना और पानी का जमना, जबकि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है भोजन का पाचन और कोयले का जलना, जंग का लगना। यह है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। यह एक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए, रासायनिक समीकरण के दौरान दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके पूर्णतया विभिन्न गुणों वाला नया पदार्थ बनाते हैं। यानी रासायनिक समीकरण क्या होती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके एकदम नया पदार्थ बनाते हैं, और वो भी कैसा? पूर्णतया भिन्न गुणों वाला नया पदार्थ बनता है। पूर्णतया भिन्न गुणों वाला नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा
जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, उसको केमिकल इक्वेशन के अंदर, है ना, रासायनिक समीकरण में लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों के रूप में निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि हमें केवल 1 नंबर या आधा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हमें क्या लिखना है? तब हमें यह लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में निरूपण करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रिया कारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्रिया कारक कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। और उसके उपरांत जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। उदाहरण, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए, ये इनके अंदर क्रिया कारक हैं और ये जो है वो क्रिया फल या प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है या क्रिया कारक है। इसमें 2 क्रिया कारक हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब इसको समीकरण के माध्यम से लिखा जाता है तब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। ये तीर का निशान बताता है कि ये 2 जो कंपाउंड हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन कहते हैं। ये उत्पाद हैं, ये क्रियाकारक या अभिकारक है और ये रासायनिक समीकरण है। इस अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। प्रतीकों के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण के गुणधर्म क्या है? देखिए, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको तीर के निशान के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइज LHS की तरफ लिखा जाता है तथा उत्पाद को दाईं तरफ इस साइड ये उत्पाद है लिखा जाता है जिसको RHS कहा जाता है। अब इस समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के परमाणु की संख्या तथा उत्पादों के परमाणु की संख्या समान होती है। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब ये होता है कि जितने अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही उत्पाद है वो बनने चाहिए। यानी जितने परमाणु भाग लेते हैं उतने ही परमाणु बनने चाहिए। दोनों तरफ परमाणु की संख्या है वो समान होनी चाहिए। दोनों तरफ परमाणु की संख्या को समान करना ही रासायनिक समीकरण का संतुलन करना कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के तत्वों के कुल द्रव्यमान के समान होता है।
यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेते हैं उनका जितना द्रव्यमान होता है उतने ही द्रव्यमान के उत्पाद हैं वो बनते हैं। यानी तीर के निशान के स्थान पर हम बराबर का साइन भी काम में ले सकते हैं। तो तीर के निशान या बराबर के दोनों तरफ द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान है वो बराबर होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी परमाणु को हम न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही कोई परमाणु नया है वो बनता है। इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि कौन सा मेथड है जिनके माध्यम से हम इनको बराबर करते हैं, संतुलित करते हैं। Zn जिंक की H2SO4 से अभिक्रिया करवाई जाती है, यह अभिकारक है, तो अभिक्रिया के उपरांत ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। Fe की H2SO4 से अभिक्रिया करवाई जाती है, तब Fe3O4 और Fe की H2O से अभिक्रिया करवाई जाती है तो Fe3O4 प्लस H2 बनता है ना, हाइड्रोजन बनता है। अब समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, कौन सी विधि के माध्यम से करते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से अभिकारकों व उत्पादों के परमाणु की संख्या को बराबर किया जाता है। यानी कौन से मेथड से या कौन सी विधि से संतुलित किया जाता है? हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, उसकी बात करते हैं। समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों, उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी उनके रासायनिक सूत्र में दर्शाया जाता है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। देखिए, एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए विशेष प्रकार की कोई विधि नहीं होती है जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट अंक को लिख सकते हैं। हमें अनुमान से उसको हिट करना पड़ता है, बार बार उसकी ट्राई करनी पड़ती है। जैसे ऊपर वाला जो सबसे पहली इक्वेशन दी हुई है, एग्जाम्पल दिया उसको देखिए। Zn, इस साइड Zn कितने हैं? 1। यहाँ 1 है, यहाँ देखिए Zn कितने हैं? 1। तो ये अपने आप में संतुलित है। यहाँ H2 कितने हैं? H2 2 परमाणु है, इस साइड भी कितने हैं? 2 परमाणु ही, तो ये संतुलित है। दूसरा देखिए आगे SO4, यहाँ भी SO4, तो ये संतुलित है। दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। सेकंड देखिए Fe या Fe3, यहाँ Fe3 है और यहाँ केवल Fe था, तो हमने यहाँ 3 लगा दिया। 3 लगाते ही है बराबर हो गए दोनों साइड। अब देखिए, यहाँ H2O था पहले और यहाँ H2 है और O4 बनता है, तो कुल कितने हैं? यहाँ पहले 6 थे, अलग अलग थे, अब कितने हो रहे हैं? देखिए, इस साइड है वो हाइड्रोजन के 8 हैं, यहाँ कितने हैं? 8 हैं, और यहाँ कितने हैं? काउंट कीजिए, Fe3O4, यानी यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु 4 और यहाँ है 4 दूनी 8, ये गलत लगा रखा है, यहाँ 2 होंगे इसमें, तो फिर 2 दूनी 4 और 4 कितने हो जाएंगे? दोनों साइड 8। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनकी बार बार हमें थोड़ी सी इनकी लिख करके कोशिश करनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा।
अब देखिए, इसके अलावा जो भी सूचनाएं हैं कि अभिकारक कौन सी अवस्था के अंदर हैं, उसके लिए भी हमें समीकरण के अंदर लिखना पड़ता है। देखिए, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है CO+2H। अब CO के राइट हैंड साइड में छोटा सा G लिखा हुआ है। इस G का मतलब क्या होता है? यानी जब अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में हो तो हमें S लिखना है छोटा सा। यदि वो द्रव अवस्था में हो तो हमें L लिखना है। यदि वो गैसीय अवस्था में हो हमें G लिखना है। जब वो पानी के साथ द्रव अवस्था में हो तो AQ यानी एक्वा लिखना है। ये 3 प्रकार की स्टेज है, स्थितियाँ हैं, वो हमारे सामने आएगी। अर्थात पदार्थ कौन सी अवस्था में है वो लिखना है, चाहे वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। हमें उस पदार्थ की अवस्था को बताना है। और अवस्था को बताने के लिए हम हिंदी में भी लिख सकते हैं ठोस, और इंग्लिश में भी हम एस लिख सकते हैं। सॉलिड स्टेट है, गैस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, एक्यू एक्वा स्टेट है। हमें लिख करके ये प्रदर्शित करना है कि अमुक पदार्थ है वो कौन सी अवस्था के अंदर। अब तीर के निशान के ऊपर जैसा इसमें लिखा हुआ है 340 ATM, यानी ये अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है इस पे कितना ताप दिया जा रहा है, कितना दाब दिया जा रहा है, कौन सा उत्प्रेरक है। ताप, दाब और उत्प्रेरक तीनों स्थितियों को हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जितना ताप है वो टेम्परेचर लिखा जाएगा, जितना दाब है वो दाब लिखा जाएगा, कौन सा उत्प्रेरक की उपस्थिति है, कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ये तीनों चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस तीर के निशान के ऊपर लिखी जाएगी। इस प्रकार हमें रासायनिक समीकरण है उसको प्रदर्शित करना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम संयुग्मन अभिक्रिया भी है, या इसको कॉम्बिनेशन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या इसको एडिशनल रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग होता है। देखिए, इसकी परिभाषा वैसे ज़्यादा कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसा अभिक्रिया का नाम है संयोजन, संयोजन का मतलब योग करना, संयोग होना, जोड़ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, जुड़ते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो ये इसकी दोनों परिभाषाएं हैं। दोनों में से कौन सी भी परिभाषा हम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। वेरी सिंपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो प्रकार के जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनका संयोग होता है, वो एडिशन होते हैं, आपस में संयोग करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। नया प्रोडक्ट का बनना, दो रिएक्टेंट का आपस में संयोग होना, संयोजित होना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। A+B+C 3 प्रकार के रिएक्टेंट है, क्रियाकारक हैं, और तीनों ये रिएक्टेंट है वो आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये नया प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। ये संयोजन अभिक्रिया, यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके H2O बनाते हैं। N2+H2 आपस में मिलकर के अमोनिया गैस बनाते हैं। ये सभी हैं वो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। कुछ अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है।
यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है, जैसा एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि N2 और H2 को आपस में संयोग करवाते हैं तो अमोनिया बनता है, साथ में कुछ हीट यानी उष्मा बनती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हीट उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ उदाहरण की बात करते हैं। प्राकृतिक गैस का देन CH4 मेथेन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाती है और इसमें कुछ उष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। श्वसन देखिए, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, 6 अणु हैं वो ऑक्सीजन के, वो आपस में मिल करके 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु है वो जल के बनाते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमें एनर्जी देती है। ये श्वसन की अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया श्वसन की है। ये दोनों ही अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के उदाहरण हैं। तो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें एक्सोथर्मिक का ऊपर जो परिभाषा दी हुई है वो परिभाषा बतानी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उन दोनों में से कोई एक उदाहरण लिखना है। तो श्वसन अभिक्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज या भोजन से प्राप्त ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। अब है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या देखो, कुछ अभिक्रियाएं में क्या होता है, अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें हीट उत्पन्न नहीं होती है, हीट की आवश्यकता होती है, ऊष्मा का शोषण होता है, टेम्परेचर कम होता है, ऐसे समझिए। ये एकदम ऊष्माक्षेपी के अपोजिट अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी के अपोजिट अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन थी उसमें प्रोडक्ट के साथ हीट होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। उदाहरण, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको ऊष्मा देनी पड़ती है, तब अभिक्रिया संपन्न होती है और NO बनता है, जबकि ऊष्माक्षेपी के अंदर ऊष्मा देनी नहीं पड़ती थी, ऊष्मा प्रोडक्ट के साथ बनती थी, या यूं कहें कि जो रिएक्शन सेट था उसका टेम्परेचर बढ़ जाता था और इसके अंदर हमें ऊष्मा है वो बाहर से देनी पड़ती है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये थी अभिक्रिया का पहला प्रकार, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया इसमें अभिकारक या पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणु में अपघटित होता है या टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो परमाणु या अणु मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें एक इसका उल्टा है, वही एक प्रोडक्ट है, वो आपस में टूटता है और दो अलग अलग प्रकार के सरल अणु में टूट जाता है। इस प्रकार टूटना, वियोजित होना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना या अपघटित होना। तो ये थी वियोजन अभिक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे कौन कौन सी अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। थैंक यू।